हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बात करी थी फ्रिक्शन से रिलेटेड। हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, क्या उसका ओरिजिन होता है, कहाँ पर वो लगता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है और कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने बेसिक एनालिसिस किया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए कांस्टेंट कौन सा फ्रिक्शन होता है जल्दी बताइए। कांस्टेंट कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक। वेरिएबल कौन सा होता है? स्टैटिक। और स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोगों ने क्या बोला था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक कहां से कहां तक अपनी वैल्यूज को लेता है बच्चों? 0 से लेके एफ मैक्स तक, उनके बीच में वो कोई भी वैल्यू ले लेता है। अच्छा, चलने की कंडीशन क्या है? अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन का लिमिटेड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अगर होगा तो बॉडी चलेगी, नहीं होगा तो बॉडी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, चलेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बात समझ में आई ना बच्चों? और जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो जो अप्लाइड फोर्स होता है वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसके बेस पे हम लोगों ने बोला था कि इसका नेचर सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। तो आई होप कल वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अभी कोई बच्चा नया बैठा हुआ है तो आई बटन को क्लिक कीजिए, लेक्चर नंबर 1 मिलेगा। लेक्चर नंबर 1 को बहुत बेसिक अच्छे से देखना, तब लेक्चर 2 पर आना। सेकेंडली बच्चों, जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं ना, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग उतनी ही मेहनत और लगन के साथ लेक्चर्स को देखा कीजिए। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हमने बोला कि एक ब्लॉक है जो कि रफ सरफेस पे रखा गया है, 1 किलोग्राम उसका मास है, एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने लगाया। ठीक है ना। कुछ टेबल के बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे, पूरी पीएचडी यूज करेंगे हम स्टैटिक और काइनेटिक की, और फिर एक बहुत ब्यूटीफुल ग्राफ बनाने वाले हैं फ्रिक्शनल फोर्स और एफ एक्सटर्नल फोर्स के बीच में। चलिए, बोला गया व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन इफ एफ एक्सटर्नल इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। यानी ये वाला फोर्स अगर मैं ग्रेजुअली इंक्रीज कराऊं ना, तो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या क्या होने वाली है। उन्होंने बोला म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट सब गिवन है और जी की वैल्यू हमें गिवन है। अच्छा, एक बात और बताइए, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बोला था किसी भी चीज को चलाना मुश्किल होता है बजाय कि उसको चलते हुए मोशन में कंटिन्यू रखना। चलाना मुश्किल होता है, तो दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सेकेंडली अब चलिए अब इस ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा पीएचडी कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इस ब्लॉक पे अगर हम बात करें बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन का एफ लिमिटिंग की वैल्यू बताइए बच्चों जल्दी। एफ लिमिटिंग होता है सर म्यू एस इंटू एन। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो फ्री बॉडी डायग्राम देखना बच्चे। mg नीचे लगेगा यानी m इंटू जी, यानी 1 इंटू जी। जी ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, तो वर्टिकल मोशन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं होने वाला, यानी n किसके बराबर हुआ बच्चों? mg। चलिए, क्यों ना पहले हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल के रख लेते हैं। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एफ मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू जी, तो 0.5 इंटू जी, यानी ये 5 न्यूटन आ गया हमारा एफ मैक्स। बेटा ध्यान रखना, एफ मैक्स की वैल्यू आई है 5 न्यूटन, यानी ये वैल्यू कहां से कहां हो सकती है? 0 से लेके 5 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है। चलो, 0 से लेके स्टैटिक फ्रिक्शन 5 तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। चलो अब जल्दी जल्दी काइनेटिक भी देख लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है बच्चे? म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है बच्चों? 0.4, यानी 0.4 इंटू जी, यानी 4 न्यूटन। चलिए, तो हम लोग म्यू एस भी निकाल पाए, मतलब एफ मैक्स भी निकाल पाए हैं और एफ के भी निकाल पाए, लेकिन हमें पता है एफ के तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। अब सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। चलिए, अब हमसे बोला गया अगर मैं इस फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज कराऊं, तो मान लेते हैं कि एफ 0 है इनिशियली। देखना, इनिशियली फोर्स 0, अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो बताइए इसकी टेंडेंसी है क्या? नहीं। रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? नहीं।
तो इस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, ना तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, नीदर रिलेटिव मोशन नॉर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो नीदर RM रिलेटिव मोशन नॉर TRM टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं है। अच्छा नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स सर रेस्ट पर है, तो F अप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो 0। F नेट फोर्स कितना लगा इस पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चलेगा सर F माइनस F, 0 माइनस 0 0। स्टैटिक और काइनेटिक, स्टैटिक और काइनेटिक जल्दी बताइए, जल्दी। स्टैटिक और काइनेटिक, स्टैटिक, चलो जी बहुत सुंदर। चलिए एक्सेलेरेशन 0, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है बेटा, F नेट बाय M, और F नेट कितना है 0। चलिए अब मैं इसको ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूं, कब तक बढ़ाएंगे, कितना भी बढ़ा सकते हैं, हमारी मर्जी है सर। अब मैंने किया इसको 2 न्यूटन, तो मैंने F एक्सटर्नल लगाया 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। देखो F मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 5 न्यूटन, चलेगा क्या, नहीं सर नहीं चलेगा, तो बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर है तो सर अब इसमें टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन तो आ गया, क्योंकि F एक्सटर्नल लगाया है, चला नहीं वो अलग बात है, टेंडेंसी तो आई ना, यस सर। तो इसमें टेंडेंसी आ गई, क्या आ गई बच्चों, टेंडेंसी। चलो फ्रिक्शन कितना है, रेस्ट पर है, यस सर, रेस्ट पर है, यस सर। तो ये लाइन याद करेंगे हम लोग, अगर रेस्ट पर रहेगा तो F एक्सटर्नल स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर रहेगा, यानी ये भी 2 न्यूटन, एक्सेलेरेशन अभी भी 0, ये अभी भी स्टैटिक, और ये भी 0। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा और इंक्रीज करता हूं, मैंने इसको कराया 4 न्यूटन। अब 4 न्यूटन देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, चलेगा क्या, नहीं, एक्सटर्नल लगाया 4, स्टैटिक अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है 5, तो नहीं चलने वाला सर। पर टेंडेंसी आई, यस सर, टेंडेंसी तो आ गई। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा 4, नेट फोर्स कितना 0, एक्सेलेरेशन कितना 0। चलिए भाई अब बढ़ाते हैं 5। अब ध्यान से सुना, 5 मैंने बढ़ाया, 5 एक्सटर्नल फोर्स है, 5 मैंने बढ़ा दिया। 5 को बढ़ाने से क्या हुआ, स्टैटिक अपनी मैक्सिमम वैल्यू को लेके आ गया, कितनी 5। वेरी गुड। क्या चला, नहीं सर, बट ये उस सिचुएशन पे आ गया कि अब हल्का सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये चलेगा, है ना। चलो अब देखिए, तो अभी भी नेट फोर्स 0, अभी भी स्टैटिक, और अभी भी टेंडेंसी है, एक्सेलेरेशन अभी भी 0। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं लगाऊं 6 न्यूटन, कितना लगाऊं बच्चों, 6 न्यूटन। चलिए अब ध्यान से देखो, 6 न्यूटन, क्या F एक्सटर्नल यानी 6 न्यूटन इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग यानी 5 न्यूटन, यस सर। तो बॉडी चलेगी, और चलेगी तो कौन लगेगा, कौन लगेगा, काइनेटिक। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसका मोशन है, रिलेटिव मोशन आ गया है बच्चों, अब रिलेटिव मोशन आ गया तो सर काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा। तो अब F फ्रिक्शनल फोर्स कौन चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक, 5 नहीं लगेगा, कौन लगेगा, काइनेटिक। और काइनेटिक कितना है बच्चे, 4, ध्यान से सुनना बच्चों, 4। अब नेट फोर्स कितना है, 6 माइनस 4 यानी 2, नेट फोर्स 2। एक्सेलेरेशन कितना है सर, नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स कितना है 2, मास कितना है बच्चों 1, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब थोड़ा और इंक्रीज करें, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने 6 के बाद किया 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, काइनेटिक चलेगा 8 न्यूटन पे, यस सर। लेकिन अभी भी कौन लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक कितना फिक्स है, कितना 4, काइनेटिक तो अभी भी 4 रहेगा, काइनेटिक कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। काइनेटिक 4, F एक्सटर्नल 8, फ्रिक्शनल 4, F नेट 8 माइनस 4, 4। ठीक है, स्टैटिक और काइनेटिक, काइनेटिक रिलेटिव मोशन, यस सर। एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अब जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते चले जाओगे एक्सेलेरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि जब फोर्स की वैल्यू 0 से लेके फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन तक थी, क्या ये चला, नहीं सर। यानी अगर मैं बच्चों एक एक्सेलेरेशन और फोर्स का ग्राफ बनाऊं, ध्यान से सुनना बच्चों,
एक्सेलेरेशन और एफ एक्सटर्नल का ग्राफ बनाओ, एक्सेलेरेशन और एफ एक्सटर्नल का ग्राफ बनाओ। तो जैसे जब तक ये 5 चला, 5 न्यूटन, क्या एक्सेलेरेशन कितना था? 0, 5 न्यूटन पे 0। बट जैसे ही मैंने 6 न्यूटन किया, एक्सेलेरेशन बढ़ा। यस सर, कितना? 2। तो जैसे ही मैंने किया, एक्सेलेरेशन बढ़ गया। फिर जैसे ही मैंने और किया, एक्सेलेरेशन और बढ़ा। फिर जैसे ही फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलेरेशन बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? पक्का? पक्का बच्चों? तो एक्सेलेरेशन धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन 5 तक एक्सेलेरेशन 0 था, लेकिन 5 के बाद जैसे लगाएंगे 5.1 एक्सेलेरेशन होगा, 5.2 पे भी एक्सेलेरेशन होगा। यानी 5 के बाद जैसे ही हम लोग बात करेंगे, 5 न्यूटन के बाद एक्सेलेरेशन बढ़ना स्टार्ट कर देगा। लो जी, ठीक है ना? ये तो हो गया एक्सेलेरेशन और फोर्स एक्सटर्नल का। अब बात यहां पे करो, ध्यान से देखना, इस फ्रिक्शनल की वैल्यू को देखो। जैसे जैसे एफ एक्सटर्नल बढ़ रहा था, 0 0 2 2 4 4 5 5, अरे सर ये तो लीनियर ग्राफ बना। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? सर अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, बच्चों ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं फ्रिक्शनल फोर्स और एफ एक्सटर्नल, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एफ एक्सटर्नल और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में, तो मैंने क्या देखा? एफ एक्सटर्नल 0, फ्रिक्शनल 0, यानी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये 2 यानी ये भी 2, ये भी 2, ये 4, ये भी 4, यानी ये भी 4, ये भी 4, यानी हमें समझ में आ गया ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन जाने वाली है। कैसी जाने वाली है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। फिर ये 5 पे 5, यानी जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं और मैं 5 न्यूटन एफ एक्सटर्नल लिया, तो ये भी अपनी क्या हो गई बच्चे? मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी। इसको बोलते हैं हम एफ लिमिटिंग। कितनी वैल्यू आ गई बच्चे? 5 मैक्सिमम। मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को अटेन कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने लिमिटिंग वैल्यू को यानी एफ एक्सटर्नल हल्का सा बढ़ाया, 5 के बाद हल्का सा बढ़ाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? धीरे से कम हो गया, बहुत कम, मतलब बहुत छोटा सा कम हो गया। तो हमारे लिए ये जो ग्राफ की रीडिंग है ना, ये थोड़ा सा नीचे आ जाती है। फिर जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता रहूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा रहेगा? कांस्टेंट, यानी ये वाली लाइन डिट्टो सीधी चलना स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा देखिए, इस ग्राफ को देखकर, इस रीडिंग ऑब्जर्वेशन को देख के ग्राफ समझ में आना चाहिए। पहली बात तो ये एक फ्रिक्शनल फोर्स और एफ एक्सटर्नल के बीच का ग्राफ प्लॉट किया है मैंने। सेकंड, यहां से लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू तक हम लोगों ने क्या देखा? जितना एक्सटर्नल लगाओगे उतना ही लिमिटिंग, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगता चला जाएगा। 0 0 2 2 4 4, यानी ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और जो ये स्लोप बनेगा, स्लोप कितना बन जाएगा बच्चों? 45 डिग्री पर, यानी जितना y में जा रहे हो उतना x में जा रहे हो। चलिए, यहां पर लिमिटिंग वैल्यू पर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू पर क्या हो जाएगा? जितना मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन अटेन कर सकता है वो वाली वैल्यू अचीव हो चुकी है। बट अगर मैं उसकी वैल्यू के बाद एफ एक्सटर्नल की वैल्यू को बढ़ाता हूं, हल्का सा भी बढ़ाते हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था ना बच्चों, वो उससे हल्का सा कम हो जाता है, और ये हो गया काइनेटिक। इसको बोलते हैं काइनेटिक। और काइनेटिक इस केस में कितना है? 4 न्यूटन। और फिर वो काइनेटिक थ्रू आउट क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। बताइए, ग्राफ समझ में आएगा? पक्का? एक बार और दोबारा देखते हैं। हम लोगों ने बहुत बेसिक से एक न्यूमेरिकल के बेस पे 2 ग्राफ यहां से एनालाइज किए, एक एक्सेलेरेशन और फोर्स के बीच का ग्राफ, एक फ्रिक्शनल और एफ एक्सटर्नल फोर्स के बीच का ग्राफ। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वाली जो येलो लाइन है, येलो लाइन, ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? कि बॉडी इज एट रेस्ट और रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है। ये वाली लाइन क्या कर रही है बेटा? बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। बोलो, समझ में आया? पक्का? चले आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया है, तो इसका मतलब कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना क्वेश्चन में। अच्छा, उससे पहले ये 2 ग्राफ वही ग्राफ है जो हम लोगों ने वहां पर पहले क्वेश्चन में बनाए थे। इनको बहुत बेसिक तरीके से ध्यान से रखना बच्चों, एकदम दिमाग में बैठा लेना। ये स्पेशली दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही है, स्टैटिक फ्रिक्शन चलेगा, ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है,
इसको एक्सीड कर देंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और स्टैटिक और काइनेटिक में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। रीजन बताया था, किसी भी रुकी हुई चीज को चलाने में इनिशियली वो इंटरलॉकिंग को तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगाएंगे, बजाय कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में उसको मूव कराना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो दैट्स व्हाई Fs इज ऑलवेज ग्रेटर देन Fk। तो यहां से Fs इज ऑलवेज ग्रेटर देन Fk, तो ये हमें समझ में आना चाहिए पहली बात। तो फिर जब वो चलने लग जाएगा तो Fk हमेशा लगेगा, और Fk एक कांस्टेंट फोर्स है, ये ग्राफ पूछा जाता है। एक्सेलेरेशन और फोर्स का देखा था तो 5 न्यूटन तक तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 था, एक्सटर्नल भी 5 लगाएंगे तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा, तो नेट फोर्स 0 ही रहेगा, एक्सेलेरेशन 0। बट जैसे ही हम 5 से एक्सीड करेंगे एक्सेलेरेशन बढ़ना स्टार्ट कर देता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। हमसे बोला गया है फॉर व्हाट रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, रेंज पूछी गई है, which can be applied on secant surface so that block does not slide। अब ये स्लाइड का मतलब क्या हो गया, यानी वो there should be no relative motion। तो रिलेटिव मोशन कब होगा सर? रिलेटिव मोशन होने की कंडीशन है बच्चों, क्या है जल्दी बताइए। रिलेटिव मोशन होने की कंडीशन कि F एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन F मैक्स या F लिमिटिंग। अगर ये कंडीशन हुई तो वो चलेगा, है ना। ये स्लाइड की कंडीशन है बेटा, स्लाइडिंग या रिलेटिव मोशन। तो वो स्लाइड ना करे उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी? भाई कंडीशन तो वही है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F मैक्स या F लिमिटिंग, व्हाटएवर जो आपको लिखना हो। इस कंडीशन में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? F एक्सटर्नल शुड बी लेस देन F लिमिटिंग, और इसी को हम F मैक्स भी बोलते हैं। इसमें चलेगा क्या? नहीं सर। तो दोनों को मर्ज करो ना, F एक्सटर्नल शुड बी लेस देन इक्वल्स टू F लिमिटिंग। ये कंडीशन किसकी होगी बच्चों? नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग। चलिए अब वो ये बोला गया कि इस वाले ऑब्जेक्ट पे ना, इस वाले ब्लॉक पे एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है। 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यानी टेंडेंसी तो आ गया, यानी रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा। बोला गया पहले चेक कर लेते हैं कि कितना मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है। चलिए F मैक्स की बात करें तो इस 2 किलोग्राम का अगर मैं FBD बनाऊं, तो 2 किलोग्राम का अगर मैं FBD बनाता हूं तो क्या आता है बच्चों? देखना ध्यान से, 2G नीचे लगेगा, N ऊपर लगा, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है बच्चों, तो N मस्ट बी इक्वल्स टू 2G लगा। यानी अगर मैं F मैक्स की बात करूं तो म्यू इंटू N यानी 0.3 इंटू 2G यानी 6 न्यूटन। तो स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है बच्चों? 6 न्यूटन। F एक्सटर्नल कितना लग रहा है बच्चों? 4 न्यूटन। चलेगा क्या? नहीं सर, नहीं चलेगा, तो ब्लॉक तो रेस्ट पर है, ठीक है। अब उन्होंने बोला इस सेकंड सरफेस पे, यानी इस सरफेस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया जाए कि ये रेस्ट पर ही रहे। किस पे रहे? रेस्ट पर। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब समझना, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया था। अब कोई बच्चे बोलेंगे हाँ तो सर क्या बड़ी बात हो गई, 4 + 2 6। भाई रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब समझो पहले। तो अगर मैं इस पे बात करूं कि मैंने एक F फोर्स लगाया, F राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बच्चों? राइट डायरेक्शन में F लगाया, तो नेट फोर्स इन राइट डायरेक्शन कितना हो गया? नेट फोर्स F नेट कितना हो गया बच्चों? राइट डायरेक्शन में देखिए ये भी 4 लग रहा है, वो भी F लग रहा है, तो 4 + F। रिलेटिव मोशन होने नहीं देना, तो ये भी कंडीशन, F एक्सटर्नल शुड बी लेस देन इक्वल्स टू F मैक्सिमम या F लिमिटिंग। तो यहाँ पे 4 + F शुड बी लेस देन F लिमिटिंग। F लिमिटिंग कितना बच्चों? 6 न्यूटन। तो F की वैल्यू एक तो आ गई, 6 - 4 यानी F शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। मतलब इस वाली वैल्यू को मैं 0 से 2, इस वाले फोर्स को मैं 0 से 2 तक और लेके जा सकता हूं सच दैट ये मूव नहीं करेगा। बट बच्चे हॉरिजॉन्टल खाली राइट थोड़ी ना होता
है ना। अब एक बच्चा ये भी तो कह सकता है भैया अगर मैं इधर लगाऊं तो बिल्कुल लगा सकते हो बच्चों, बिल्कुल लगा सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल की वो रेंज यानी लेफ्ट में भी लगाऊं और राइट में भी लगाऊं, किस रेंज तक मैं इस पे फोर्स लगा सकता हूं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, सच दैट वो मूव ना करे। अब सुनना, जब इसकी टेंडेंसी थी राइट वाले केस में, जब इसकी टेंडेंसी थी इधर जाने की, तो फ्रिक्शन किधर लगा, इधर लगा सर। लो जी एफ एस लिख दिया मैंने। अब देखना फ्रिक्शन कैसे है, दल बदलू है, दल बदल लेता है जब उसका मन करे। चलो अब देखते हैं। अब सेकंड केस आ जाओ। सेकंड केस में हम लोगों ने क्या बोला बच्चों कि वही सिनेरियो, ये 4 तो लग रहा है, ठीक है ना, और इसमें मैक्सिमम एफ मैक्स कितना है बच्चों, 6 न्यूटन। अब सोचो अगर मैं लेफ्ट में फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन, इधर तो 4 न्यूटन फिक्स है, अब मुझे तो इस सरफेस पे लगाना है ना, इस सरफेस पे मैंने राइट डायरेक्शन में देख लिया कि 2 से ज्यादा नहीं लगा सकता, नहीं तो वो मोशन आ जाएगा। ओके अब क्या करे क्या करे क्या करे, हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, इधर 1 न्यूटन लगाया, इधर 4 न्यूटन है, इधर 1 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन, अभी भी किधर फोर्स, किधर फोर्स, इधर कितना सर, अभी भी नेट फोर्स इधर 3 न्यूटन, फ्रिक्शन किधर, इधर कितना रेस्ट पर है सर 3 न्यूटन, यानी वो 0 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। थोड़ा और बढ़ाओ, 2 बढ़ाए 3 बढ़ाए 4 बढ़ाते हैं, डायरेक्ट 4 बढ़ाते हैं। ए सेकंड केस, अगर मैंने इधर भी 4 लग रहा है और सेकंड सरफेस पे इधर भी 4 लगाया, तो अब बताइए नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, एफ नेट 0, यानी अब एफ एस कितना आ जाएगा सर 0, क्योंकि रेस्ट पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वही हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 0, एफ नेट 0। चलिए ओके, अब बात करते हैं, हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, अब इसको बढ़ा के 6 न्यूटन कर दिया। ध्यान से देखना बच्चों, 6 न्यूटन, यानी अगर मैं इधर, तो ये 4 फिक्स रहेगा बच्चों, इधर मैंने लगाया 6 न्यूटन। अब बताओ इधर 4 इधर 6, इधर 4 इधर 6, किधर चलेगा, इधर कितने न्यूटन से सर 6 - 4, यानी 2 न्यूटन से लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, टेंडेंसी है इधर जाने की। अब फ्रिक्शन देखो, दल बदलो, इधर जाने की है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन सर दल बदल लेगा, इधर लगेगा एफ एस, एक्सटर्नल कितना है 2 न्यूटन, और एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों 6, तो मूव करेगा क्या, नहीं, किधर लगेगा, इतना कितना 2 न्यूटन। चलो अब मैंने 6 के बाद लगाया 8 न्यूटन, कितना लगाया 8 न्यूटन। चलो 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 8 न्यूटन पे देखते हैं। अब मैंने बात करी 8 न्यूटन की, इधर तो 4 न्यूटन ही लग रहा है, इधर मैंने लगाया 8 न्यूटन। अब ध्यान से देखो 4 8 किधर चलेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, कितने फोर्स से 4 न्यूटन से, तो इधर लगा 4 न्यूटन एफ एक्सटर्नल। बट क्या फ्रिक्शन चलने देगा, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा सर, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में, यानी यहां पे लगा बच्चों 4 न्यूटन। अब मैंने बढ़ा के 10 न्यूटन कर दिया, चलो 10 न्यूटन करते हैं। अब जब 10 न्यूटन करूंगा बच्चों मैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इधर कितना, ये तो फिक्स है सर 4 न्यूटन, इधर कितना, यहां पे मैंने बढ़ा के कर दिया सर 10 न्यूटन। अब नेट फोर्स किधर लगा, लेफ्ट में लगा, कितना लगा सर 4 इधर 10 इधर, तो 6 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन, यानी फोर्स लगा इधर 6 न्यूटन। चलेगा क्या, नहीं सर, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा, कितना बच्चों 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। अब देखो ये वो पूरी सिनेरियो, पूरा सिचुएशन मैंने बता दिया कि जिस सिचुएशन में ब्लॉक नहीं चलने वाला, राइट में कितना लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 तक सर, क्योंकि अगर इस पे 2 से ज्यादा यानी 3 न्यूटन लगा दिया तो ये इधर चलने लगेगा, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं।
इस डायरेक्शन में कितना सर 10 न्यूटन मैक्सिमम है भैया। कितना न्यूटन मैक्सिमम बच्चों 10 न्यूटन। किधर लेफ्ट डायरेक्शन में। 10 के बाद 11 कर दिया तो वो लेफ्ट में स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। हमसे पूछी गई है रेंज बताइए, उस रेंज के बीच में ये ब्लॉक ना चले तो रेंज देखिए। अब मैंने राइट वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा नेगेटिव। तो हमें एफ की रेंज निकालनी है, एफ की रेंज। तो रेंज ऑफ एफ कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, इधर -10 और इधर 2। -10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन, कि लेफ्ट में 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगा पाएंगे, राइट में 2 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। दिस इज द रेंज, जिस रेंज के बीच में ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्या ऑप्शन मिल रहा है क्या कोई, नहीं 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 नहीं। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, नन। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, नन। और एग्जैक्टली अगर ये आंसर आता तो आंसरेबल होता, ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज आता तो मैग्नीट्यूड भी कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। बात समझ में आई। ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 इधर लगाना पड़ेगा, तो -10 तक यहाँ पर ये टॉलरेबल है, यानी 2 से लेके -10 के बीच में ये ब्लॉक मूव नहीं करने वाला। जल्दी बताइए क्या ये पूरा सीन समझ में आया है क्या। रेंज कैलकुलेट करनी आ गई। तो रेंज के लिए ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल का मतलब हमेशा खाली केवल राइट डायरेक्शन नहीं, हॉरिजॉन्टल का मतलब राइट में भी और लेफ्ट में भी कितना फोर्स लगाए सच दैट वो ब्लॉक मूव ना करे। ओके अगर बोला जाता है कि ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालो, लेफ्ट डायरेक्शन में 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, सोचो 11 न्यूटन अगर लगा दिया, 11 न्यूटन अगर लगा दिया तो फ्रिक्शन ये कितना लगा 4, इधर कितना लगा 11, तो एफ नेट कितना आ गया 7 न्यूटन। कितना आ गया बच्चों 7 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में। बट सर चलेगा, वो तो चलेगा, तो यहाँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन म्यू के तो नहीं गिवन है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के अलग अलग ना गिवन हो तो जो म्यू एस होगा ना बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी म्यू एस को रखते ही सोल्व कर लेना, जो कि 95% आपको म्यू एस ही गिवन होगा। कुछ परसेंट क्वेश्चंस में आपको म्यू एस और म्यू के दोनों गिवन होंगे, तो जब वो चलेगा तो म्यू के को लेके चलेंगे। लेकिन अगर म्यू एस और म्यू के ना गिवन है तो म्यू एस को ही रख के काइनेटिक निकाल लेना, म्यू एस को ही रख के स्टैटिक निकाल लेना। बात समझ में आई पक्का। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। चलिए बच्चों अब बात करेंगे हम ब्लॉक ऑन वॉल प्रॉब्लम। पहले इस सिचुएशन को ना थोड़ा एनालाइज करते हैं। मान लो ये बोर्ड जो है ना, अब आपके पास दीवार है और जो ये मेरे हाथ में बुक है ना, ये बुक नहीं है, ये क्या है बच्चे ब्लॉक। और इस ब्लॉक को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना। सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा और साइड से देखेंगे तो ये वाला पैटर्न दिखाई देगा। अब देखो, अब मुझे इसको होल्ड रखना है ना, तो होल्ड रखने के लिए मुझे ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स आ गया 50 न्यूटन, पक्का। चलिए अब जो इस दीवार और इस ब्लॉक के बीच का स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है, ये रहा, वो 0.5 है। इस ब्लॉक का जो मास है वो 2 किलोग्राम हमें गिवन है, ठीक है ना। अब अगर ये ध्यान से सुनना, अगर मैं इस एफ एक्सटर्नल को हटा दूं तो ये किधर जाने की कोशिश करेगा, नीचे। कितने फोर्स से, mg। तो हमसे बोला गया इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, अभी तक हम लोग कहते आए थे कि अगर ब्लॉक रेस्ट पर है, अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो हमारे पास जो एफ एक्सटर्नल होता था वही फ्रिक्शनल फोर्स होता था। अब ध्यान से सुनना, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका एफबीडी बनाऊं एक बारी 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का एफबीडी बनाता हूं मैं, थोड़ा सा आपको मजा आएगा देखने में। ये 2 किलोग्राम, इधर लगा 2g नीचे, इधर लगा एफ एक्सटर्नल, जो कि ये दीवार और ब्लॉक का कांटेक्ट है, तो दीवार इस पे इधर एक फोर्स लगाएगी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए स्टैटिक का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी एफ मैक्स अगर मैं निकालूं तो एफ मैक्स होता है सर म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। देखो जब ये ब्लॉक रोका हुआ था, दीवार पे लगाया हुआ था, जैसे ये लगाया हुआ है, तो ये आगे पीछे तो मूव नहीं करेगा, तो मैं लिख सकता हूं। अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर अब एन की वैल्यू mg नहीं होगी, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एक्सटर्नल
ध्यान से सुनना बच्चों। तो आपको जो फॉर्मूला है ना फ्रिक्शन का, वो फ्रिक्शन का फॉर्मूला यही याद रखना है, एफ एस दिस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन और एफ के दिस इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। यानी एन की वैल्यू एम जी हो हर केस में, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी तक एम जी होता आया था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज, एन चेंज हो गया। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा? एफ एक्सटर्नल। तो हमारे पास एफ एक्सटर्नल, अब एफ एक्सटर्नल कितना आया बच्चों? एफ एक्सटर्नल है 50 न्यूटन, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 न्यूटन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है पहले निकालते हैं, कितना है, कहां लगेगा वो भी देखेंगे। एफ मैक्स की बात करें हम, तो एफ मैक्स कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 0.5 इंटू 50 यानी 25 न्यूटन। ठीक है, ओके। ये नीचे कितना है? 2G यानी 20 न्यूटन नीचे है। अच्छा ये बताओ इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है? इधर जाने की? नहीं सर, दीवार है। इधर आने की? नहीं सर, एफ एक्सटर्नल है। तो किधर जाएगा? ऊपर? नहीं सर, टेंडेंसी देखो किधर है, नीचे आने की। तो अब इसको ड्राइविंग फोर्स कौन है? 2G। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर जिधर टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर लगेगा Fs। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। अच्छा पहले ये देख के सिनेरियो को देख के बताओ, मैक्सिमम कितना है? 25। एफ एक्सटर्नल इस केस में या एफ ड्राइविंग इस केस में कितना बन गया? एफ एक्सटर्नल कितना बन गया? 20 न्यूटन। इसको ना एफ अप्लाइड बोल दो, कंफ्यूजन ना हो जाए, एफ अप्लाइड बोल देते इसको। ठीक है ना, एफ अप्लाइड बोल देते इसको। चलो लो जी, बस एफ अप्लाइड बोल दिया। अब एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 25 न्यूटन। ब्लॉक चलेगा क्या? चलने की तो कंडीशन है, एफ एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग या एफ मैक्स। तो ये 20, ये 25, ये तो नहीं चलेगा। तो ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। बोलो समझ में आया? पक्का? चलिए अब मैं क्या करूं, सोचो ध्यान से। अगर मैं इस ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम न रख के 3 किलोग्राम रख दूं तो? हाँ तो सर अब देखते हैं, अगर मैंने बोला मैंने ब्लॉक का मास, सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस मैंने मास 3 किलोग्राम रख दिया, ये वही एफ अप्लाइड हो गया बच्चों। एफ अप्लाइड कितना हो गया बच्चों? 50 न्यूटन। ठीक है ना, ये वही 0.5 म्यू एस की वैल्यू। अब बोला गया क्या अब चलेगा क्या? और चलेगा तो कितना एक्सेलेरेशन होगा? तो देखते हैं, अब चलेगा, देखना अब चलेगा कितना। ये 3G नीचे लगाएगा, यानी एफ एक्सटर्नल इस केस में कितना हो गया बच्चों? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। एफ मैक्सिमम कितना बच्चों? एफ मैक्स फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 25 न्यूटन। हाँ तो 30 इज ग्रेटर देन 25, तो चलेगा किधर? नीचे। लेकिन सर यहाँ म्यू के तो नहीं गिवन है, अभी अभी बताया, अगर म्यू के नहीं गिवन है तो म्यू एस से ही काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल दो, है ना। तो इस केस में काइनेटिक और स्टैटिक दोनों क्या रहेंगे? सेम। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों? देखना ध्यान से, अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊं, ब्लॉक का एफ बी डी, नीचे कितना लगा बच्चों? 30 न्यूटन। दिस इज वॉल। ऊपर क्या लगेगा? मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम। ठीक है ना, एफ मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पे म्यू के नहीं गिवन है, तो म्यू के नहीं गिवन है तो जो स्टैटिक है वही काइनेटिक हो जाएगा मेरे पास। ऊपर कितना लगा? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लगा? नीचे आ रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स, तो 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक 3 किलोग्राम, यानी 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भैया ये आंसर आ गया। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं कह रहा हूं बस आपको फ्रिक्शन लगाना आना चाहिए, फ्रिक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए, और म्यू के म्यू एस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर म्यू के गिवन है तो यहाँ पर म्यू के की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। मान लो ये 0.5 है, म्यू के होता तो 0.4 होता, छोटा रहता।
छोटा रहता तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देख लेते क्या होती, वो माइनस कर देते। नहीं गिवन है तो जो म्यू एस है वही म्यू के हो जाएगा हमारे केस में, रखो वैल्यू, आ गई आंसर। बात समझ में? अब इस पे कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना बनाए जाए, हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए दे दूं पक्का, चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, है ना। अटेम्प्ट करना, पूरे दिल से अटेम्प्ट करना और आंसर मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में आंसर मुझे बताना। वही है, एक दीवार है, दीवार पे ब्लॉक लगाया हुआ है, 14 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, 1 किलोग्राम है। इसमें दोनों ही चीजें दे दी है, म्यू एस एंड म्यू के। फाइंड द स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन, और बॉडी मूव करेगी या रेस्ट पर रहेगी, मूव करेगी तो क्या एक्सेलरेशन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम बात करेंगे ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो बड़ा बेसिक सा फंडा, हमने देखा था फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स। यानी अगर एक ब्लॉक हमारा रखा हुआ है ग्राउंड पे, इसका मास m है, ठीक है ना, तो ये mg नीचे लगाता है और ग्राउंड इस पे एक लगाता है फोर्स ऊपर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नाउ दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल इज कांटेक्ट फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स होता है। अगर इस पे F एक्सटर्नल इधर लगाया गया और इसकी टेंडेंसी आई राइट में चलने की, तो बच्चों जल्दी बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? सर इधर लगेगा, इधर, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कैसा फोर्स है बच्चों? कांटेक्ट फोर्स। तो कभी कभार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ध्यान से सुनना। अब जब ध्यान से देखा हमने इस बॉडी पे दो कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं, वन इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेकंड वन इज नॉर्मल फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अरे सर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, यानी एक फोर्स इधर लग रहा है नॉर्मल, एक फोर्स इधर लग रहा है फ्रिक्शनल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा सर, ये हमारे पास आ जाएगा एफ नेट, है ना। ये एफ नेट क्या है? नाउ व्हाट इज दिस एफ नेट? सर एफ नेट कुछ भी नहीं है, एफ नेट है हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। चलिए बहुत सुंदर, दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये है। ध्यान से सुनना बच्चों। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगर हमें ये वाला फोर्स दे दिया जाए ना, ये कौन है सर? ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है, ये हमारे पास एफ नेट है। यानी अगर हमें एफ नेट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? एफ नेट, और हमसे पूछा जाए बताइए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, तो ध्यान क्या रखना है? एफ नेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस एफ नेट के दो कंपोनेंट करेंगे। ये होता है हमारे पास HC यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होता है हमारा VC यानी वर्टिकल कंपोनेंट। तो याद क्या रखना है ना, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या देगा? फ्रिक्शनल, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स को दे देगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या दे देगा? नॉर्मल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये फ्रिक्शन के बराबर होगा और ये नॉर्मल के बराबर होगा। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल मेड बाय, अच्छा एक बात और, जब ये ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट, दिस ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी ये ब्लॉक उस सिचुएशन पे आ गया कि ये अब चल सकता है, तो यानी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को ले चुका होगा। फ्रिक्शन हमेशा अपनी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को ले चुका होगा, अटेन कर चुका होगा, तभी वो चलने की सिचुएशन पे आएगा। तो अब आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे याद रखना है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन होता है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारा नॉर्मल होता है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? नाउ ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या? एंगल मेड बाय resultant of contact force with the normal, angle made by या angle between resultant of contact force and normal, जो भी ये एंगल कहलाया जाएगा इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे,
तो ये n है हमारे पास, पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रिक्शन यानी परपेंडिकुलर बेस। तो टेंजेंट थीटा क्या हो गया बच्चों हमारे पास, टेंजेंट थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, एफ मैक्स बाय एन, परपेंडिकुलर बाय बेस ना, एफ मैक्स बाय एन, ठीक है पक्का। चलो तो अब एफ मैक्स बाय एन, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, एफ मैक्स होता है सर म्यू एस इंटू एन, चलो जी रख दे। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाय एन, एन विल कैंसिल आउट। तो टेंजेंट थीटा इज म्यू एस, यानी थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस। लो जी यहां से याद क्या करना था, बड़ा बेसिक सा एक बार रिकैप करते हैं। कुछ नहीं याद करना, हमें देखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमें पता है पहली बात निकालते हैं रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जब बॉडी पे दो कांटेक्ट फोर्स लगे, एक नॉर्मल लगा एक फ्रिक्शन लगा, दोनों का रिजल्टेंट जो देगा वो कांटेक्ट फोर्स देगा। कांटेक्ट फोर्स अगर हमें गिवन है तो कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन दे देगा, कांटेक्ट फोर्स के रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट हमें नॉर्मल दे देगा। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि जब बॉडी चलने लगे एट द कंडीशन ऑफ मोशन है, उस टाइम पर मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो उस टाइम पर जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वही हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। जब कंडीशन होगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की तो ये एफ मैक्स और एन की वैल्यू ये। तो अब हम लोगों ने देखा ये एफ मैक्स, तो ये भी एफ मैक्स, ये हमारे पास नॉर्मल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी जो कैंसिल आउट हुआ हो गया, और थीटा की वैल्यू आई टेंजेंट इनवर्स म्यू एस। बोलो समझ में आया, पक्का याद रखना, बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट देगा कांटेक्ट फोर्स, पक्का। चलिए अब इसके बेस पे बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन को थोड़ा काइनेमेटिक्स में मिलाया जाए और क्वेश्चन बनाया जाए। बहुत बेसिक सा एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक रफ सरफेस में मूव कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इट स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब जैसे ही समझ में आया तो हमें पता लगा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। देखिए जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा हमें समझ में आ गया कि v फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। टाइम पूछा गया, आल्सो कैलकुलेटेड डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा यानी ये इधर चल रहा है तो हमारा बेसिक काइनेमेटिक्स क्या कहता है सर, एक्सेलरेशन पीछे होगा तभी ये रुकेगा, एक्सेलरेशन पीछे होगा तभी ये रुकने वाला है। अब एक्सेलरेशन पीछे कौन प्रोवाइड करने वाला है सर, इस केस में प्रोवाइड करने वाला है फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा सर। कितना लगेगा सर, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। इस केस में mg नीचे लग रहा है और n ऊपर लग रहा है, यानी n दिस इज इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बच्चे, म्यू mg, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्यों ना एक्सेलरेशन निकाला जाए, यस सर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला f by m, बेसिक है बच्चों, बिल्कुल टेंशन ना लेना। म्यू mg g by m, लो एक्सेलरेशन इधर आ गई म्यू g। ये एक्सेलरेशन नहीं ये रिटार्डेशन है, तो माइनस साइन भी लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बहुत सुंदर। चलो हमसे बोला गया टाइम निकालो, टाइम का फॉर्मूला कैसे निकालें, अरे सर टाइम के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। v की वैल्यू 0 बनेगी, u की वैल्यू बोलो बेटा v नॉट, a की वैल्यू माइनस आ जाएगी बच्चे म्यू इंटू g इंटू t। तो यहां से t की वैल्यू निकाल लो बच्चों, म्यू नॉट बाय म्यू g, पक्का डन। चलिए बोला गया कितनी दूरी पर जाकर रुकने वाला है, अरे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, u की वैल्यू v नॉट गिवन है हमें 2 इंटू माइनस ऑफ ug इंटू s। देखना ध्यान से बच्चों क्या बना हमारे पास, माइनस v नॉट का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू gs, माइनस ने माइनस को मारा, s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, म्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू g। लो
बताइए कोई मुश्किल था क्या? बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, हमें समझ में आनी चाहिए थी। अगर रुकेगा तो एक्सेलरेशन पीछे होगा, बट इस केस में एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करने वाला है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। रखो वैल्यू, आगे हमारे पास टाइम पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, जो पूछना है पूछो यार, वी आर फेमिलियर विद इट, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज, लास्ट टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज को ना थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लेना ये वाली बुक, ठीक है ना, ये वाली बुक हमारा ग्राउंड है, उस पे हमने ये वाला एक प्लेन रख दिया और उसके ऊपर ये एक बॉक्स रखा हुआ है। एक बार साथ बोलेंगे, बुक क्या है? ग्राउंड, उस पे एक प्लेन रखा हुआ है, उस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं इस प्लेन को ऊपर इंक्लाइन करता जा रहा हूं, ब्लॉक को देखना, इस बॉक्स को देखना, देखो देखो इंक्लाइन किया, इंक्लाइन किया, इंक्लाइन किया, इंक्लाइन किया, इंक्लाइन किया, ओ वेरी गुड, चलने लगा ना, पक्का पक्का। दोबारा देखते, देखो चला चला नहीं चला, नहीं 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 चला नहीं चला, चला 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 चला, यस सर। तो हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ रिपोज के लिए हमने क्या देखा, दो चीजों पे ध्यान देखना। एक तो अभी इनिशियली इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0। लेकिन जैसे ही मैं ये एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, देखो ये ग्राउंड और इस प्लेन के बीच में ये वाला एंगल थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है। तो थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू, जब ये वाला ब्लॉक जो इसके ऊपर रखा हुआ था ये अबाउट टू स्लाइड करने की कोशिश करे, उस मैक्सिमम एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब समझाता हूं हिंदी में, चलिए बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हमने बात की कि ये हमारा ग्राउंड, ठीक है, और ये एक कोई प्लेन है जो कि अल्फा एंगल पर है, अल्फा एंगल पर। अब अगर हम इसके कंपोनेंट करें तो बच्चों हमें पता है ये mg लगेगा नीचे, एंगल अल्फा माना है, ये नॉर्मल लगेगा, और इधर कितना लगेगा बच्चों? ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये mg cos अल्फा, और इधर कौन हो जाएगा बच्चों? ये mg sin अल्फा। ध्यान से सुनना बच्चों, इनिशियली हमने क्या बोला था? अल्फा की वैल्यू इनिशियली कितनी थी बच्चों? अल्फा की वैल्यू 0। फिर जैसे जैसे इस वाले प्लेन को मैं उठाता चला जाऊंगा, अल्फा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी अल्फा इंक्रीज करना है हमें। ध्यान से सुनना, अल्फा को चेंज करना है हमें। जब ये दोनों वाले प्लेन बिल्कुल ऐसे थे तो अल्फा कितना? 0। फिर धीरे 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 अल्फा को बढ़ाता जा रहा हूं, है ना, अल्फा इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, फिर हमने क्या बोला? अब देखिए ध्यान से, इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है? इस ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे आने की, यानी ड्राइविंग फोर्स कौन है? Fd ड्राइविंग फोर्स, यानी mg sin अल्फा। भाई यही तो टेंडेंसी है ना, इसके कारण ही तो ये नीचे आएगा। हाँ, तो इसमें रिलेटिव मोशन है क्या? अभी तो नहीं है सर। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किधर? नीचे की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा सर, इधर। ये लगा बच्चों फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को कितना ले सकता है? ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू जो आप लोग बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? म्यू एस इंटू एन। मान लो इनके बीच का म्यू एस म्यू है, मान लेते हैं, क्या बड़ी बात है। चलिए ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो F लिमिटिंग कितना हो सकता है बच्चों? F लिमिटिंग हुआ सर हमारे पास, चलिए कितना हुआ बच्चों? स्टार्ट करो सर, म्यू इंटू एन। इस केस में n किसके बराबर है बच्चों? इस केस में n सर mg cos अल्फा। बच्चों यहां से एक चीज तो आपको समझ में आ गया, n mg हो हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। कभी वो n mg हो जाता है, कभी वो n f अप्लाइड के बराबर हो जाता है, और कभी वो n mg cos अल्फा के बराबर हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों? mg म्यू mg cos अल्फा, यानी हम इसको क्या बोलेंगे? रिटार्डिंग फोर्स। चलाने वाला ये, रोकने वाला ये, म्यू mg cos अल्फा।
यानी mg mg म्यू mg और mg कांस्टेंट, यानी fd यानी ड्राइविंग यानी चलाने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। ध्यान से सुनना बच्चों। और रोकने वाला यानी रिटार्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos अल्फा। अब ध्यान से सुनो, जब ये सिस्टम ऐसे था तो अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 0 और साइन 0। अब ध्यान से सुना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। फिर जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन 90 1 हो जाएगा और cos 90 0। यानी हम लोग यहां से एक चीज क्या सीखे हैं कि जैसे जैसे हम अल्फा को इंक्रीज करेंगे, अल्फा क्या है, ये वाला एंगल, अल्फा को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास साइन अल्फा इंक्रीज होगा और cos अल्फा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन 0 0 होता है और cos 0 1, साइन 90 1 होता है और cos 90 0। यानी जैसे 0 30 40 50 60 80 90 ऐसे चलेंगे तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी और cos की वैल्यू घटेगी। अब ध्यान से सुना, जब ये वाली सिचुएशन थी बच्चों, ये वाली सिचुएशन, तो बताओ ये वाला फोर्स कितना था सर, साइन 0 0, और ये वाला फोर्स कितना था, मैक्सिमम। यानी जैसे 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 हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, साइन वाला यानी ड्राइविंग फोर्स बढ़ता जाएगा, ड्राइविंग फोर्स बढ़ता जाएगा और रिटार्डिंग फोर्स कम होता जाएगा। इनिशियली क्या था, ड्राइविंग फोर्स 0, रिटार्डिंग फोर्स मैक्सिमम वैल्यू। फिर धीरे 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 ड्राइविंग फोर्स बढ़ रहा है, रिटार्डिंग फोर्स घट रहा है। एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि ये वाला फोर्स यानी ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स। देखो ध्यान से, फ्रिक्शन Fs अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी 0 से लेके म्यू mg cos अल्फा तक जाता है, ये तो हमें पता है। जब एंगल 0 था, साइन 0 0 यानी ड्राइविंग फोर्स 0 यानी फ्रिक्शनल फोर्स 0। जैसे जैसे ये बढ़ता गया बढ़ता गया तो ड्राइविंग फोर्स तो इंक्रीज हो रहा है और ये वाला यानी रिटार्डिंग फोर्स कम हो रहा है। यानी एक सिचुएशन पे दोनों बराबर आएंगे ना, वो सिचुएशन बताओ। वो सिचुएशन होगा वो जब ये ब्लॉक उस सिचुएशन पे हो जाएगा कि नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स। और वो कंडीशन कब आती है बच्चों, जब नीचे वाला फोर्स और ऊपर कौन लग रहा है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कब आएगी वो वैल्यू, जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर पाएगा, उसके बाद ही तो चलना स्टार्ट करेगा ना ये। वेरी गुड। यानी जब ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड, व्हेन ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड तो क्या होगा, नीचे लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स, यानी F ड्राइविंग मस्ट बी इक्वल टू F रिटार्डिंग। और रिटार्डिंग अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ले चुका होगा जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग, F लिमिटिंग। F ड्राइविंग कितना बच्चों, mg sin अल्फा। F रिटार्डिंग की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, म्यू mg cos अल्फा। mg ने mg को मारा तो sin अल्फा बाय cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू, और यही टेंजेंट अल्फा दिस इज इक्वल टू म्यू। और हम बात करें तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, टेंजेंट इनवर्स म्यू। ध्यान से सुनो, वो मैक्सिमम एंगल अल्फा, वो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं, वो मैक्सिमम एंगल जब बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, जब बॉडी स्लाइड करने की कंडीशन में आ गई है, उस पर जो भी एंगल बनने वाला है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखना, जब ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट तो जो रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में एंगल बना था थीटा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद करो वही वैल्यू आई थी। यानी अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो अल्फा दिस इज इक्वल टू थीटा, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज।
सबसे इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है। प्रूव करो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको पहले वाला डायग्राम यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इसको पूरा एक्सप्लेन करके और ये लाइन प्रूव करनी है। आई होप ये समझ में आया। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और आज की क्लास को एंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, कुछ बेसिक केसेस जो हम लोगों को याद होने चाहिए। पहले ये फिगर समझिए। नाउ ये वो ग्राउंड है, ये वो एंगल अल्फा है, और अल्फा क्या है, वो मैक्सिमम एंगल। अगर हमने इस अल्फा के बाद हल्का सा भी एंगल बढ़ा दिया ना तो ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, यानी मोशन आ जाएगा। और ये थीटा जो माना है, ये थीटा कोई भी एक जनरल एंगल। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि ये थीटा अल्फा से छोटा हो सकता है, ये थीटा अल्फा के बराबर हो सकता है, ये थीटा अल्फा से बड़ा हो सकता है। आप खुद सोचिए, ये अल्फा है ना, अल्फा ये मैक्सिमम वैल्यू है जब तक ब्लॉक रुका रहेगा। सोचो अगर थीटा की वैल्यू मैंने ये कर दी तो बताइए क्या होगा सर, ब्लॉक तो नीचे आएगा यानी स्लाइड करेगा तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये तो मैंने लिखा है। थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। थीटा कोई भी जनरल एंगल, अल्फा हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, अगर बड़ा हुआ तो स्लाइडिंग स्टार्ट्स, मोशन में आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा। सोचो छोटा है तो भैया ये वाली जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन पे रेस्ट पर था तो इस वाली लाइन पर भी रेस्ट पर रहेगा। तो यही हमने लिखा है, अगर थीटा लेस देन हुआ तो नो स्लाइडिंग, ब्लॉक इज एट रेस्ट, और इस पे जो लगने वाला है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट पर है तो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन से मैच करे जाए तो ये भी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, यानी हल्का सा इंक्रीमेंट, और ये नीचे आया। अब ये क्या होगा, इस पे फ्रिक्शनल अपनी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को रख लेगा, और वो किसके बराबर है, एफ मैक्स दिस इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। तीनों बेसिक केसेस फिगर से आपको समझा दिया। ये आपके पास लिमिट है, इससे नीचे चलेंगे तो रेस्ट पर, इस पॉइंट पर कंडीशन है कि वो अब स्टार्ट होने वाला है स्लाइडिंग, और इससे ऊपर चलेंगे तो वो फटाक से स्लाइड आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया है। अब जाते जाते एक लास्ट सा क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हमसे बोला गया है कि इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 45 डिग्री, और हमारे पास जो केस है वो केस है ये वाला, दिस इज ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, मास m। बोला गया कि बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन फाइंड करना है हमें, और अगर रेस्ट पर है तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए, मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। बड़ा बेसिक सा फंडा है, टेंशन नहीं लेना। अल्फा 45 गिवन है, थीटा कितना गिवन है बच्चों, 30 डिग्री। बताइए कौन सा केस है सर, थीटा इज लेस देन अल्फा। ये तो पहला ही केस बन गया, यानी 30 डिग्री इज लेस देन 45 डिग्री। यस सर, यानी रेस्ट पर रहेगी बॉडी, रेस्ट पर रहेगी तो एफ अप्लाइड ही फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। एफ अप्लाइड कितना हो जाएगा बच्चे, इधर mg sin 30, और यही किसके बराबर हो जाएगा, fs, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं लिख सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया बच्चों, mg sin 30। लो आंसर। चलिए बच्चों, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बड़ा छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स पे हम लोगों ने चर्चा की थी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले इसमें IIT JEE के न्यूमेरिकल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को ब्रीफली पेन डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। टिल देन कीप वाचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।